नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। देखिए एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एस्पिरेंट नवंबर 2025 के लिए साइकोलॉजी का पार्ट 12 लेके आ चुका हूँ। पार्ट 12 का जो पहला क्वेश्चन है कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक से संबंधित है। तो अगर बात करें ऑपरेंट कंडीशनिंग जो थ्योरी है वो किस साइकोलॉजिस्ट से संबंधित है, तो वो है आपके स्किनर साहब, जो बी एफ स्किनर है, इनके द्वारा दिया गया था क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। एक बार क्वेश्चन पूछने वाले ने क्वेश्चन ये पूछा था कि आर एस थ्योरी के नाम से साइकोलॉजी में किसे जाना जाता है, या आर एस थ्योरी किसके द्वारा दी गई। तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत को आर एस थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। आर का मतलब यहाँ पे रिनफोर्समेंट है, जिसको पुनर्वलन कहते हैं, और एस का मतलब स्टिमुलस है, उद्दीपक है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। अच्छा, बात करें आपका आर एस थ्योरी, तो आर एस थ्योरी भी किसने दी थी? स्किनर साहब के द्वारा दी गई थी। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि जो आपका अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत है वो किसने दिया। बच्चों को पता ही नहीं चला कि अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत क्या है। तो ये भी ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी को ही अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत भी कहते हैं। नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत भी जो है वो क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत को कहते हैं। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि जो बी एफ स्किनर थे, इनके द्वारा किस पर प्रयोग किया गया था, किस जानवर पर या किस चीज़ पर इन्होंने प्रयोग किया। अगर आप एस्पिरेंट नवंबर की तैयारी कर रहे हो और हमारे साथ जुड़ना चाहते हो, एस्पिरेंट नवंबर में क्लियर करना चाहते हो, हमसे पेड हैंड रिटन नोट्स या हमारे बैच को परचेज करना चाहते हैं, तो जुड़िए 7876145409। आप इस नंबर पे हमसे कांटेक्ट करके हमसे पेड हैंड रिटन नोट्स या हमारी क्लासेस को ले सकते हैं। हमारे पास आपके लिए वो पेड हैंड रिटन नोट्स है जो आखिरी के समय में आपकी तैयारी कराने वाले हैं, आपकी इस परीक्षा को पास कराने वाले हैं। तो 7876145409 इस नंबर पे ज़रूर कांटेक्ट करें। अच्छा, बात कर रहे थे जो स्किनर साहब है, इनके द्वारा किस पर प्रयोग किया गया। तो इनके द्वारा चूहे और कबूतरों पर, याद रखना, चूहे और कबूतरों पर इनके द्वारा प्रयोग किया गया था। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है, ये परीक्षाओं में पूछा जाता है। यहाँ पे एक नाम दिया है पावलव। सब पावलव साहब के द्वारा, जो पावलव है, उनकी कौन सी थ्योरी दी गई थी। तो मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूँ, इनके द्वारा जो थ्योरी दी गई थी वो दी गई थी शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। ठीक है, तो शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत वो किसने दिया था? ये पावलव साहब के द्वारा दिया गया था। सर, स्किनर हमारा हो गया। स्किनर की थ्योरी है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, और जिसको नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं, बंडूरा। अल्बर्ट बंडूरा की बात करें तो इनके द्वारा दिया गया था सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, जिसको बोलता है सोशल लर्निंग थ्योरी। तो सोशल लर्निंग थ्योरी दी गई थी अल्बर्ट बंडूरा। ये भी आपको डिटेल से याद रखना है। ठीक है, तो ये आपको सारे याद हो गए। अच्छा, कोहलर साहब के द्वारा कौन सा सिद्धांत दिया गया? तो जो कोहलर साहब थे, इनके द्वारा दिए गए थे थ्योरी ऑफ लर्निंग बाय इनसाइड। तो ये बात आपको डिटेल से याद रखना है कि इनके द्वारा जो सिद्धांत दिया गया था वो दिया गया था आपका अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, या कोहलर का सूज का सिद्धांत, जिसको समग्रवाद का सिद्धांत भी कहते हैं। ये सारी बातें आपको डिटेल से याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है कि लर्निंग ब्रिंग्स चेंज इन द बिहेवियर ऑफ, अधिगम डैश के व्यवहार में परिवर्तन लाती है। देखिए, जो अधिगम होता है वो डैश के व्यवहार में क्या लाती है, आपका कैसा परिवर्तन लाती है। देखो, अधिगम विद्यार्थी के व्यवहार में परिवर्तन लाती है। देखिए, ये वाला यहाँ पे थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है। देखो, विद्यार्थी हो सकता है। अगला है सभी मनुष्य। हाँ जी, अधिगम सभी मनुष्य के व्यवहार में भी परिवर्तन लाएगी, ये भी बिल्कुल सही है। तो सर, किसके साथ जाने वाले हो आप? ऑप्शन डी है सभी जीवों। जी हाँ, अधिगम जो है, सीखना जो है वो सभी जीव, कुत्ता भी सीख सकता है, एक मनुष्य भी सीख सकता है, जितने भी जीव है वो सीख सकता है, उनको वो अधिगम कर सकता है। तो अधिगम जो है वो सभी जीव, एवरी ऑर्गेनिज्म के जो लर्निंग जो है वो एवरी ऑर्गेनिजम्स के ब्रिंग चेंज इन द बिहेवियर एवरी ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो अधिगम जो है वो सभी जीवों के व्यवहार में परिवर्तन लाती है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। ये बात मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछी जाती है। और अगर बात करें अधिगम की, कि अधिगम का मतलब क्या होता है। अधिगम का मतलब लर्निंग या सीखना होता है। किसी चीज़ को जब हम सीखते हैं तो उसी को मनोविज्ञान में अधिगम कहा जाता है, लर्निंग कहा जाता है। और लर्निंग जो हमेशा सभी जीवों में पाई जाती है। वो विद्यार्थी में ही लर्निंग तो नहीं होती, सभी मनुष्य में ही नहीं होती, सभी जीवों में। देखो, कुत्ता भी सीख सकता है ना। तो यहाँ से ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऑल ह्यूमन बींग्स आर मॉर्टल, करण इज ह्यूमन बींग एंड करण इज मॉर्टल, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। देखिए, सभी मनुष्य नश्वर है। ये बोल रहा है कि सभी मनुष्य जो है वो क्या है, नश्वर है, लेकिन करण मनुष्य है और करण नश्वर भी है। तो यह डैश का उदाहरण है।
तो ये क्वेश्चन थोड़ा-सा आपको घुमाने-फिराने वाला था कि सभी मनुष्य है नश्वर, सभी मनुष्य मॉर्टल है, लेकिन जो एक कर्ण नाम का लड़का वो मनुष्य है, हाँ जी मनुष्य है लेकिन कर्ण साथ में नश्वर भी है। तो किस प्रकार का उदाहरण हो सकता है जिसमें कि हम इसका पता लगा सकें? तो ऑप्शन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 2 का जो ऑप्शन नंबर बी है, ये निगमनात्मक तर्क है आपका, डिडक्टिव रीज़निंग का एक उदाहरण है। तो याद रखना ये निगमन तर्क। अच्छा निगमन जो तर्क है वो क्या होता है? यह एक तर्क की ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें हम जो है वो सामान्य विचारों से लेकर एक विशिष्ट निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। हमने बोला कर्ण मनुष्य लेकिन कर्ण नश्वर भी है। तो कैसा उदाहरण है? तो जी हाँ, यहाँ पे हम क्या जा रहे हैं? सामान्य से ओर, पहले कर्ण को मनुष्य बोला, सामान्य की सामान्य से हम कहाँ जा रहे हैं? हम कठिन की ओर जा रहे हैं। ठीक है, तो ये बात आपको डिटेल से याद रखना। जब भी हम एक तार्किक चिंतन की प्रक्रिया में, एक ऐसी रीजनिंग में जब भी हम क्या जाएंगे, सामान्य विचारों से हम जो है विशिष्ट निष्कर्ष पर पहुंचेंगे, तो उसको बोलेंगे आपका डिडक्टिव रीजनिंग। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये आपको डिटेल से याद रखना है। अच्छा दूसरा होता है आपका इंडक्टिव रीजनिंग, आगमनात्मक तर्क, आगमन तर्क भी इसको कहा जाता है। तो इंडक्टिव रीजनिंग एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया होती है जिसमें हम विशिष्ट अवलोकनों या अनुभवों के आधार पर सामान्य निष्कर्ष की तरफ निकलते हैं। ठीक है, जब भी हम विशिष्ट से सामान्य की ओर जाएंगे तो आगमन तर्क आएगा, इंडक्टिव रीजनिंग आएगा। और जब भी हम कैसे जाएंगे, आपका विशिष्ट से सामान्य तर्क की ओर जाएंगे तो उस समय निगमन तर्क आएगा। दोनों बातें आपको डिटेल से याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है कि इफ ए स्टूडेंट ट्राइज टू सॉल्व ए प्रॉब्लम सिस्टमेटिकली एंड बाय फॉलोइंग सम प्लान्ड स्टेप्स ही इज यूजिंग। पहले हम ऐसा क्वेश्चन पढ़ चुके लेकिन इसका थोड़ा सा उल्टा था। इस बार घुमा फिरा के दूसरे क्वेश्चन पेपर में जो पिछले पार्ट में क्वेश्चन डाला, इस पार्ट में डाला लेकिन क्वेश्चन अलग था। यदि कोई विद्यार्थी किसी समस्या को हल करने के लिए व्यवस्थित रूप से कोशिश करता है और कुछ नियोजित चरणों की पालना करता है तो वो डैश का प्रयोग कर रहा है। कोई भी विद्यार्थी, ये वाला क्वेश्चन ही दूसरा क्वेश्चन है, कोई भी विद्यार्थी है वो अपनी जो उसकी सामने समस्या है उसको हल कर रहा है और व्यवस्थित रूप से वो कोशिश कर रहा है कि, और कुछ नियोजित चरणों की पालना वो कर रहा है कि कंटिन्यूसली वो कर रहा है, तो वो किसका प्रयोग कर रहा है? तो वो कर रहा है प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच की बात कर रहा है, समस्या समाधान उपागम की बात कर रहा है। तो अगर बात करें समस्या समाधान उपागम की इस विधि की, तो इस विधि के जो जनक है, जो समस्या समाधान उपागम विधि जो है जिसको प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच कहा जाता है, इस विधि की अगर मैं जनक की बात कहूँ तो इस विधि के जो जनक हैं वो आपकी जॉर्ज पोलिया है। देखो मुख्य रूप से जॉर्ज पोलिया, और भी मनोवैज्ञानिक है लेकिन जॉर्ज पोलिया साहब को इसका जनक माना जाता है। आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच जो है इसका जनक माना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षाओं में पूछा जाता है। देखिए पोलिया ने ये 4 प्रक्रिया बताई थी, जॉर्ज पोलिया ने, कि समस्या समाधान उपागम की 4 क्षेत्र होते हैं कि पहले समस्या को समझना, फिर उसके बारे में योजना बनाना, फिर योजनाओं का क्रियान्वयन करना और फिर पीछे मुड़कर देखना। तो ये सारी बातें बताई थी किसने? आपका जॉर्ज पोलिया। ठीक है, तो जॉर्ज पोलिया साहब को इस पद्धति का जनक माना जाता है। आपका किसका? प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच का। ट्रायल एंड एरर थ्योरी आप सब लोग जानते हैं, प्रयास एवं त्रुटि का जो सिद्धांत है, तो ये थॉर्नडाइक साहब के द्वारा दिया गया था। तो ये सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको आप अक्सर अच्छे तरीके से देखते रहे। और मनोविज्ञान में मैं एक से एक क्वेश्चन अब आपके बीच लेके आ रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है कि यदि एक स्थिति में सीखना दूसरी स्थिति में सीखने में, ये वही क्वेश्चन है जिसकी मैं बात कर रहा था, सीखना दूसरी स्थिति में मददगार साबित होता है तो कहा जाता है। लास्ट टाइम मैंने क्वेश्चन पढ़ाया था कि अगर एक स्थिति में सीखना दूसरी स्थिति में क्या करे, आपको जो है वो अवरोध पैदा करे तो उसे क्या कहेंगे? तो इफ़ द लर्निंग in the one situation proves helpful in the learning another situation, it is called। अगर एक स्थिति में सीखना दूसरी स्थिति में मददगार साबित हो रहा है तो उसे क्या कहेंगे भाई? ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। तो इसे कहेंगे अधिगम का धनात्मक स्थानांतरण, पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। मैंने लास्ट टाइम भी उदाहरण दिया था कि अगर अवरोध पैदा नहीं होगा तो उसको पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कहेंगे, लेकिन अगर अवरोध पैदा कर रहा है तो उसको कहेंगे नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। तो यदि एक स्थिति में दूसरी स्थिति में अवरोध पैदा करेगा, जो लास्ट टाइम हम क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, आप एक जगह सीख रहे हैं दूसरी जगह उसको आपको कठिनाई आ रही है, तो वो होगा अधिगम का स्थानांतरण, ऋणात्मक स्थानांतरण, जिसको बोलते हैं नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। लेकिन पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग में क्या होता है कि एक तरफ हम सीख रहे हैं, एक स्थिति में हम चीज को सीख रहे हैं, लेकिन दूसरी स्थिति में क्या हो रहा है, दूसरी स्थिति में वो हमको मददगार साबित हो रही है, तो उसको बोलेंगे अधिगम का धनात्मक स्थानांतरण। जीरो तो नहीं हो सकता, नन ऑफ दीज भी यहाँ पे नहीं हो सकता। ऑप्शन ए के साथ हम जाने वाले हैं।
जी हाँ, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन व्यवहारवादी नहीं है? इस बात को आपने डिटेल से याद रखना। देखिए जेबी वॉटसन, ये तो आप सीधे-सीधे बोलेंगे जी हाँ व्यवहारवादी है। आपके पेवलव हो गया, स्किनर हो गया, तो विलियम जेम्स एक व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक नहीं है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। तो ऑप्शन सी के साथ हम यहाँ पे जाने वाले हैं। तो अगर बात करें आपकी किसकी बात करें आपके विलियम जेम्स की, तो ये एक व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक नहीं है। अच्छा, इनकी बात करें विलियम जेम्स की, तो ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट मनोवैज्ञानिक है। विलियम जेम्स की बात करें तो ये एक अमेरिका देश से है और ये अमेरिकी मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है परीक्षाओं में कि अमेरिका मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो बोलेंगे भैया आपके विलियम जेम्स साहब जो हैं वो अमेरिकी मनोविज्ञान के जनक है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। अगर बात करें इनकी, तो इनके द्वारा एक बुक लिखी गई थी जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उस बुक का नाम मैं आपको बताना चाहूँगा, ये बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। तो इनकी जो वो किताब थी जिसका नाम था द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी 1890 में विलियम जेम्स के द्वारा लिखी गई थी, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट थी। अच्छा, जेबी वर्सन, व्यवहारवाद के जनक इनको कहा जाता है। जेबी वर्सन को पावलव की बात करें, अगर इवान पावलव की बात करें, तो इनके द्वारा थ्योरी दी गई थी शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। और अगर बात करें थॉर्नडाइक की, तो थॉर्नडाइक के द्वारा जो थ्योरी दी गई थी वो थी प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। और स्किनर के द्वारा दिया गया था क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। ये भी आपको डिटेल से याद रखना है। और विलियम जेम्स तो हमने इनको पढ़ ही लिया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है टू आइडेंटिफाई द लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन द टीचर कैन यूज विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक। अधिगम अक्षमता वाले बच्चों की पहचान करने के लिए शिक्षक निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग कर सकता है। देखिए अधिगम जो अधिगम अक्षमता वाले बच्चे होंगे उनका पहचान करने के लिए जो एक शिक्षक होगा वो निम्नलिखित में से किस तकनीक का यूज कर सकता है। देखिए ऑब्जर्वेशन का करेगा। ऑब्जर्वेशन के अलावा यहाँ पे देखो निदात्मक परीक्षण ये भी कर सकता है। आपका साक्षात्कार, मुझे लगता है कि देखो निरीक्षण भी करेगा, निदात्मक परीक्षण भी करना जरूरी है। अगर देखा जाए तो साक्षात्कार भी जरूरी। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ हम यहाँ पे जानने वाले हैं। तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव मुझे लग रहा है बिल्कुल सही होगा, क्योंकि जो आपका निदात्मक परीक्षण हो गया, साक्षात्कार हो गया, निरीक्षण हो गया, इन सभी का हम यहाँ पे यूज़ करके जो है वो एक जो अक्षम होगा बच्चा, जो डिजेबल्ड चिल्ड्रन का पता लगा सकते हैं। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि सीखने का कौन सा नियम सीखने की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए शिक्षार्थी की स्थिति का संकेत है। विच लॉ ऑफ लर्निंग इंडक्टिविटी ऑफ लर्नर स्टेट टू पार्टिसिपेट इन द लर्निंग प्रोसेस। मतलब कि सीखने का ऐसा कौन सा नियम है जो कि सीखने की जो प्रक्रिया होती है उन भाग लेने के लिए शिक्षार्थी की स्थिति का संकेत। देखो प्रभाव का नियम तो नहीं होगा भाई, अभ्यास का नियम भी नहीं होगा। तो तीसरा पड़ता है तत्परता का नियम। जी हाँ, जो तत्परता होगी, लॉ ऑफ रेडीनेस जो होगा, ये जो है वो ऐसा नियम है जो कि सीखने की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए शिक्षार्थी की स्थिति का एक क्या होगा, संकेत होगा। अगर तत्परता ही नहीं होगी बच्चे में तो संकेत का पता कैसे चलेगा। तो लॉ ऑफ रेडीनेस बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये अधिगम के जो 3 नियम है सीखने के, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम और तत्परता का नियम, ये जो है वो थॉर्नडाइक साहब के द्वारा दिए गए थे। थॉर्नडाइक की जो थ्योरी थी ट्रायल एंड एरर थ्योरी, जिसको प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत कहते हैं, उसी के 3 मुख्य नियम है आपकी लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ रेडीनेस। देखिए विविध प्रक्रियाओं का रिस्पॉन्स ये कुछ नहीं है, लेकिन सीखने के 3 नियमों में से जो लॉ ऑफ तत्परता का नियम है, ये नियम सीखने की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए शिक्षार्थी की स्थिति का एक संकेत है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि विद्यार्थियों में सृजनात्मकता बढ़ाने के लिए शिक्षक को टू एनहांस क्रिएटिविटी अमॉन्ग स्टूडेंट्स टीचर शुड। देखिए विद्यार्थियों में अगर क्रिएटिविटी को बढ़ाना है, सृजनात्मकता को बढ़ाना है, तो एक शिक्षक को क्या करना पड़ेगा, ये मुख्य बात है। तो विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया को देने को स्वतंत्रता हतोत्साहित करना चाहिए। देखिए अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ऑप्शन नंबर ए तो नहीं हो सकता, क्योंकि डिस्कोराज स्टूडेंट फ्रीडम टू रिस्पॉन्ड, विद्यार्थियों की जो प्रतिक्रिया देने का जो उसको हतोत्साहित थोड़ी करेंगे आज़ादी को कि भाई तुम ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा मस्तिष्क उद्वेलक विधि का प्रयोग करना चाहिए, यूज ब्रेन स्टॉर्मिंग टेक्निक। देखिए ऑप्शन बी मुझे बिल्कुल सही लग रहा है। देखो जो दिमाग में जो उद्वेलक विधि है उसका हम क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे कि हाँ तुम बहुत अच्छा कर सकते हो।
तीसरा है विद्यार्थियों में संकोच और भय को बढ़ावा, ये तो बिल्कुल नहीं करेंगे, ना तो पहले वाला करेंगे ना तो तीसरे वाला। उपरोक्त सभी भी नहीं हो सकता क्योंकि दो तो पहले ही गलत है, तो ऑप्शन डी, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। हमने कैसे पकड़ा, क्योंकि हतोत्साहित, जब स्वतंत्रता को हतोत्साहित क्यों करेंगे, ऑप्शन ए पहले गलत हो गया। साइकोलॉजी के कुछ क्वेश्चन ऑप्शन से पकड़ने पड़ते हैं। और ऑप्शन सी आप देख लो कि विद्यार्थियों में संकोच और भय को क्यों बढ़ाएंगे, क्रिएटिविटी संकोच और भय से थोड़ी बढ़ेगी। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी बिल्कुल गलत है। ऑप्शन बी के साथ हम जाने वाले हैं। तो मस्तिष्क उद्दीलक विधि का प्रयोग करना चाहिए अगर विद्यार्थियों में सृजनात्मकता को बढ़ाना है। दोबारा भी ये क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं, साइकोलॉजी कोई बहुत बड़ा नहीं है, तभी मैं बोल रहा हूँ कि ऐसे दिमाग वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। और अगर आप मेरी सीरीज़ देखते हुए जा रहे हो, साइकोलॉजी से आपको कहीं दिक्कत आने वाली नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि पुरस्कार डैश का उदाहरण है। देखिए, रिवॉर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ, रिवॉर्ड की बात करें तो रिवॉर्ड एक किस प्रकार का एग्जाम्पल हो सकता है। तो देखो, आंतरिक अभिप्रेरणा भी नहीं होगा, प्राथमिक अभिप्रेरणा भी नहीं होगा, उपरोक्त में से कोई भी नहीं होगा। तो क्या होगा, बाहरी अभिप्रेरणा होगा। जी हाँ, जो एग्जिस्टिंग मोटिवेशन होता है ये किस प्रकार का होता है, तो एक्सटर्निक जो मोटिवेशन होगा ये बाहरी अभिप्रेरणा का उदाहरण होगा। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना। तो पुरस्कार क्या होगा, बाहरी अभिप्रेरणा का उदाहरण। अगले बार अगर ये क्वेश्चन पूछा गया तो गलती करने की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन बहुत आसान है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द प्रोसेस ऑफ मेमोराइजेशन। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संस्मरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है। तो संस्मरण की प्रक्रिया में जो शामिल नहीं है वो क्या नहीं है, तो देखो, प्रत्यास्मरण ये तो शामिल है भाई। देखो, रिकॉल हम चीज़ों को करते हैं कि नहीं करते हैं मेमोरी में। धारणा भी, रिटेंशन भी बनाते हैं, हाँ भाई हम ऐसा करेंगे। पुनर्निर्मित भी करते हैं, रिकंस्ट्रक्शन भी करते हैं कि हाँ यार वो चीज़ वो ऐसे थी, अच्छा। लेकिन सीखना, लर्निंग जो है वो आपका संस्मरण में नहीं आएगा। ये क्वेश्चन टेट में तीसरे बार पूछा गया है, चौथी बार भी पूछा जा सकता है। तो प्रत्यास्मरण, धारणा और पुनर्निर्मित, रिकॉल, रिटेंशन और रिकंस्ट्रक्शन, ये तीनों बातें आपकी संस्मरण में आने वाली है। आपको जो प्रक्रिया होती है याद करने की उसमें आती है, लेकिन आपकी लर्निंग, अधिगम जो उसमें नहीं आएगा। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार का विज्ञान है, व्यवहार में शामिल है। देखिए, साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, द टर्म बिहेवियर इंक्लूड्स। तो देखिए, मनोविज्ञान जो है वो मानव व्यवहार का विज्ञान है, जो साइकोलॉजी है वो ह्यूमन बिहेवियर की साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर है, मतलब कि मानव व्यवहार का विज्ञान है। तो ये व्यवहार में शामिल है, किस प्रकार के व्यवहार में शामिल है मनोविज्ञान, तो आप सब लोग जानते हैं ये कॉग्निटिव जो आपकी कॉग्निटिव जो एक्टिविटीज़ होती है, इंद्रिय जनित क्रियाएं होती है, इसीलिए मनोवैज्ञानिक मानव व्यवहार का विज्ञान है। इसमें हम जो है मुख्य रूप से जो व्यवहार शामिल है, जो इंद्रियां हमारी जो कार्य कर रही है वही प्रेजेंट टाइम इसको हम मान रहे हैं। तो मनोविज्ञान मानव व्यवहार का विज्ञान है और व्यवहार में शामिल है इंद्रिया जनित क्रियाएं, क्योंकि मस्तिष्क की क्रियाएं आप नहीं देख पा रहे, भावात्मक भी देख, उपरोक्त सभी बोलेंगे आपकी उपरोक्त सभी हो सकता है, लेकिन ऑप्शन ए के साथ आप बिल्कुल जाएंगे यहाँ पे। और बहुत सारे लोगों ने डी भी लगाया होगा यहाँ पे, लेकिन ए के साथ हम जाने वाले हैं। और मेरे द्वारा जो ये वीडियो बनाई जाती है, अगर कहीं भी कोई भी यहाँ पे कुछ भी गलत हो जाता है, क्योंकि मैं भी जो ये आंसर्स बनाता हूँ या तो विकिपीडिया के मुताबिक ढूंढता हूँ, वैसे ज़्यादातर विकिपीडिया बुक्स मैं कोशिश करता हूँ कि सारे क्वेश्चन बहुत एक्यूरेट हो, लेकिन बीच में अगर एक आध गलती हमसे भी हो जाती है तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ, और आप उसको कमेंट बॉक्स के माध्यम से सही करवा सकते हो, मैं पिन करके भी बता देता हूँ। लेकिन 99% चांस ऐसे होते हैं कि गलत नहीं होता, हम भी सोर्सेज से उठा के यहाँ पे क्वेश्चन के आंसर बताते हैं और उनको जो है वो आपके बीच लेके आते हैं। बहुत मेहनत करनी होती है एक वीडियो को बनाने में, पहले क्वेश्चन पेपर को ढूंढना, उसके बाद आपके लिए प्रोवाइड करवाना इतने क्वेश्चन, क्योंकि एक साथ इतने सारे क्वेश्चन प्रोवाइड करवाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन दिन भर इसी चीज़ में हम चले जाते हैं कि आज इस क्वेश्चन पेपर को उठाएंगे, ऐसा करेंगे। तो अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आती है तो कॉमेंट बॉक्स में ना ज़रूर पीछे लिख दिया करो हर हर महादेव, और बहुत अच्छा लगता है अगर आपका हर हर महादेव पीछे कॉमेंट बॉक्स में आप लिख देंगे तो, ठीक है। जब आपकी वीडियो ख़त्म होगी, किस पद्धति में व्यक्ति के मानसिक जो विकार होते हैं उसका अध्ययन किया जाता है। देखो, प्रयोगात्मक विधि में मानसिक विचार की बात क्यों करेंगे, इसमें तो नहीं करने वाले। उपचारात्मक विधि, जी हाँ, आपका जो क्लिनिकल मेथड होता है, इस विधि में जो है वो मानसिक विचारों का जो अध्ययन होता है, व्यक्ति के जो मानसिक विकार होते हैं, विचार नहीं विकार, जो आपके मेंटल डिसऑर्डर होते हैं, मेंटल डिसऑर्डर जो इंडिविजुअल जो स्टडीज़ के लिए होते हैं वो आपके उपचारात्मक विधि में होते हैं। तो याद रखना है कि मानसिक विकारों से संबंधित अध्ययन मनोविज्ञान में किस विधि में, तो क्लिनिकल मेथड में, उपचारात्मक विधि में किए जाते हैं। भाई, प्रयोगात्मक विधि, मनोविज्ञान में जो प्रयोगात्मक विधि के जो जनक हैं वो आपकी विलियम वुंड साहब है, क्योंकि इनके द्वारा ही 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग में
मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला खोली गई थी और इन्हीं को जो है फादर ऑफ इंट्रोस्पेक्शन मेथड, अंतर्दर्शन विधि के जनक भी कहा जाता है। तो अंतर्दर्शन विधि के जनक, प्रयोगात्मक विधि के जनक, एक्सपेरिमेंटल मेथड के जनक कौन है? तो बोलेंगे भाई आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीके से आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीके से आपको हर एक चीज़ याद रखनी है, तो वो है आपके विलियम वुंड साहब। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है कि मनोविज्ञान की कौन सी शाखा अभिवृद्धि और विकास की प्रक्रियाओं का वर्णन है? विच ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट? भाई आपको बहुत बार बोल रखा है कि ग्रोथ एवं डेवलपमेंट के बारे में विकासात्मक मनोविज्ञान में बात की जाती है। देखिए ये बहुत बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी के साथ हम जाने वाले हैं। तो आपकी जो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी है ये अभिवृद्धि और विकास की जो प्रक्रिया है उसकी बात करती है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। और विकास की जो प्रक्रिया है वो हमारे जीवन में निरंतर चलती रहती है, इस बात को आपने याद रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि मनोविज्ञान की कौन सी शाखा विकास की प्रक्रियाओं का वर्णन, ये क्वेश्चन हो गया जी। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन शैक्षिक मनोविज्ञान के बारे में सही नहीं है? तो जो आपका एजुकेशनल साइकोलॉजी है उसके बारे में सही क्या नहीं है ये बोल रहे हैं यहाँ पे। शैक्षिक मनोविज्ञान शिक्षार्थियों के व्यवहार में, अध्ययन में मदद करता है जी, ये तो करता है भाई, ये तो सही है। शैक्षिक मनोविज्ञान पारिवारिक वातावरण को सुधारने में मदद, जी नहीं, ये तो नहीं कर सकता। शैक्षिक मनोविज्ञान सीखने की उचित परिस्थितियों में व्यवस्था की में मदद करता है। एजुकेशनल साइकोलॉजी हेल्प्स टू अरेंज प्रॉपर लर्निंग सिचुएशन, बिल्कुल करेगा। शैक्षिक मनोविज्ञान मूल्यांकन की उपयुक्त विधियों का चयन करने में मदद करता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे गलत हो जाएगा, बिल्कुल सही सर बी, क्योंकि पारिवारिक जो वातावरण उसको सुधारने में क्या मदद करेगा ये मनोविज्ञान, तो ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि संरचनावाद के प्रतिपादक कौन है? देखिए हु इज़ द प्रपाउंडर ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म। देखिए स्ट्रक्चरलिज्म की बात करें तो स्ट्रक्चरलिज्म के जो जनक है, संरचनावाद के जो जनक है मनोविज्ञान में, वो विलियम वुंड साहब है। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए विलियम वुंड की बात करें, मैं थोड़ी देर पहले ही बोल रहा था, इनके द्वारा 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग में मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला भी खोली गई थी। लेकिन सेम क्वेश्चन एक बार परीक्षा में पूछा गया था कि भारत में मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला कहाँ खोली गई? तो भारत में मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला कोलकाता में खोली गई थी, जो कि 1915-1916 के आसपास खोली गई थी। और ये जो खोली गई थी वो नरेंद्र नाथ सेन गुप्ता, तो नरेंद्र नाथ सेन गुप्ता के द्वारा जो है वो भारत में मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला खोली जाती है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। ये सारी के सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि भाई विलियम वुंड किस देश के मनोवैज्ञानिक है? तो विलियम वुंड एक जर्मन मनोवैज्ञानिक थे, ये भी आपको डिटेल से याद रखना है। आज का अंतिम क्वेश्चन है कि रोशार्क स्याही धब्बा परीक्षण का आकलन डैश करता है। देखिए अगर बात करिए रोशार्क इंक ब्लड टेस्ट की, तो ये एसएसएस, तो ये किसके लिए होता है रोशार्क स्याही धब्बा परीक्षण? तो अगर बात करें रोशार्क स्याही धब्बा परीक्षण की, तो ये आपका जो आकलन करेगा वो करेगा आपका अचेतन अभिप्रेरकों, क्योंकि चेतन वाले को तो नहीं करेगा, जो अनकॉन्शियस मोटिव्स होंगे उनको क्या करेगा, उनका आकलन करेगा आपका रोशार्क स्याही धब्बा परीक्षण। तो आज के लिए इतना ही, बहुत लंबी वीडियो मैं बना चुका हूँ। तो मिलते हैं एक नए जोश में, नए अंदाज के साथ। अगर आपको भी वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सभी को हर हर महादेव, जय हिंद, जय हिमाचल प्रदेश। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें जय श्री गुरु महाराज, हर हर महादेव।